चौकन्ने रहे। बदलते दौर के साथ एक तरफ जहां हमारा मुल्क माशी एतबार से दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब खवातीन के हवाले से कुछ ऐसे जराइम रूनुमा हुए हैं जो काबिल अफसोस हैं। इनमें से एक है एसिड अटैक। अक्सर ऐसे वाकयात आपसी प्यार और मोहब्बत की नाकामी से वाक़ होते हैं। इस बदतरीन जुर्म की नकेल कसने के लिए भारत सरकार ने IPC की दफा 326A में तेजाब के हमले से चोट पहुंचाने के जुर्म के लिए कम से कम 10 साल कैद और भारी जुर्माना तजवीज़ किया है। NCB के एदाद शुमार के मुताबिक भारत में तेजाब के हमले के 2019 में 150, 2020 में 105 और 2021 में 102 मामलात दर्ज किए गए हैं। खवातीन के मुस्तकबिल को रोशन बनाने और उन्हें मर्दों के शाना बशाना मुल्क की तरक्की में ताउन करने की गरज से सरकार ने काफ़ी स्कीमें चलाई हैं। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मे में सरकार कानून में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती जिसका फ़ायदा उठाकर कोई उनको नुकसान पहुंचा सके। तेजाब जैसे संगीन जुर्म की रोकथाम और इसके लिए क्या क्या सज़ाएं हमारे कानून में मौजूद हैं, इन सब के बारे में जानने के लिए देखिए हमारी ये ख़ास पेशकश। नाज़रीन आदाब, इस्तक़बाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, वैसे वैसे जुर्म के नए तरीके भी सामने आते गए, और इन्हीं में से एक है मोस्ट हीनियस क्राइम, तेज़ाब से हमला, जिससे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी मुतासिर हुई है और आज भी हमारे समाज में ये हमले मुसलसल जारी हैं। NCRB के रिकॉर्ड के मुताबिक सन 2019 में तेज़ाब से हमले के 150 मामले सामने आए। सन 2020 में ये मामले 105 हुए और सन 2021 में 102 मामले दर्ज किए गए। लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये आंकड़े और भी ज़्यादा हो सकते थे। आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे कि क्या है तेज़ाब के हमले के बाद और उससे मुताल्लिक़ क़वानीन और अदालती फ़ैसले। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं मारूफ वकील अपर्णा भट्ट साहिबा और हमारी दूसरी ख़ास मेहमान हैं एडवोकेट प्रज्ञा परिजात सिंह। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है, और आप दोनों के अलावा स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनके सवालों को आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा अपर्णा जी से कि जब हम एसिड अटैक की बात करते हैं तो हमारे मुल्क का कानून क्या कहता है? अगर कहीं ऐसा कोई वाक़या हो जाता है तो कानून क्या है? कानून ये कहता है कि अब ये जो 2013 से जो कानून चालू है उसमें है कि अगर एसिड आपके पास है और उससे इस्तेमाल करके आपने किसी को अटैक किया तो उसके लिए एक सज़ा मिलती है। तो 10 साल से लेके लाइफ तक सज़ा हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आपने उसे क्या हुआ। अगर मतलब किसी को मौत हो जाएगी, सज़ा ज़्यादा है, ठीक है। ये एक सज़ा का ये कानून है पनिशमेंट के लिए, मतलब अगर पनिशमेंट के लिए। इसके अलावा कानून ये भी बोलता है कि अगर कोई विक्टिम है जिसके ऊपर एसिड से हमला हुआ है और उसको कुछ मेडिकल हेल्प चाहिए, उसको ये डायरेक्शन है कि सारे सरकारी में तो है ही, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी उनके लिए फ्री ट्रीटमेंट, उनको जो भी ट्रीटमेंट है वो फ्री ट्रीटमेंट होना चाहिए। यानी जो भी नियर बाय हॉस्पिटल हो, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, सरकारी हो प्राइवेट हो, जहाँ वो जाए। ऐसा ये भी नहीं है कि नियर बाय, जहाँ चाहे वहाँ पे, वो तो लिखा नहीं कि नियर बाय होना चाहिए, कहीं भी जा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि उनको कॉम्पनसेशन कम से कम 3 लाख की कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए, और उसका ये भी है कि 15 दिन के अंदर कुछ 1 लाख मिलेगा, उसके बाद बाकी मिलेगा उसको 3 लाख तक कम से कम। कुछ ये भी उनको कुछ अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई ज़्यादा देना चाहिए, जैसे हरियाणा में ज़्यादा था और कुछ स्टेट में ज़्यादा था, वो अलग बात है, लेकिन 3 लाख का कॉम्पनसेशन ये एक सुविधा एक और है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो प्रिवेंशन के लिए जो करना चाहिए वो है कि एसिड की जो सेल है वो रेगुलेटेड है। आप अक्रॉस द काउंटर जाके एसिड खरीद नहीं सकते हैं, वो गैर कानूनी है। ये हमारा कानून है।
लेकिन आपने ये भी देखा होगा, हम भी देखते हैं कि आजकल बहुत सारी जगहों पर आपको आसानी से अवेलेबल हो जाता है और गलियों में, चौराहों पर बहुत इजीली वो मूव करते हैं। तेज़ाब ले लीजिए, तो इसको हम किस तरह से कंट्रोल करें? कानून हमारा जो है वो क्या कहता है? अगर इस तरह से अब भी खुलेआम इसकी बिक्री हो रही है तो उसको कैसे रोका जाए? प्रज्ञा जी। देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगी। 1874 में पहली बार एसिड अटैक का एक केस सामने आया था और अनफॉर्चुनेटली एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है वहीं के डिफरेंट मुल्कों में ऐसे इंसिडेंसेस हुए थे। तो सबसे पहला देश बांग्लादेश था, उसके बाद भारत था, फिर कंबोडिया। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों को समझ में आया कि एक स्पेशल कैटेगरी है कि इनको कहते हैं पैशन क्राइम्स। पैशन क्राइम्स का मतलब है कि उत्तेजना में आके, या हेट क्राइम्स। और इनकी जो कैटेगरी है ये बहुत ही हीनस है, बहुत ही हॉरिफिक, बहुत ही हॉरेंडस है, क्योंकि यहाँ पे मकसद परपिट्रेटर का ये नहीं होता है कि वो आपको मार डाले, पर वो शायद आपको आजीवन सताना चाहता है। आप अपना चेहरा देख के भयावह आपको फील होगा। सो ये इसको कैटेगरी में डाला गया है पैशन क्राइम्स के। अब बात आती है कि एसिड की सेल अभी भी यकायक जारी है, उसके लिए क्या प्रावधान आए हैं? प्रावधान उसके लिए ये है कि जब लॉ कमीशन की 226वीं रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली बोला कि सबसे पहली तो बात यह है कि एसिड अटैक जैसी एक चीज़ को आप पहले आइडेंटिफाई करिए कि इस तरीके का एक स्पेशल क्राइम भी होता है। ये नहीं है कि आपने किसी को बस मार पीट दिया है, आपने उसके चेहरे को परमानेंटली डिसफिगर कर दिया है। अब इसको रोकने के लिए एसिड कंट्रोल बिल भी पास हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक ये बिल जो है पारित होकर कानून नहीं बना है। पर सरकार ने कुछ डिफरेंट गाइडलाइंस दी हुई हैं एसिड को कंट्रोल करने के लिए। वो जरूर बताएं। जी, अब ये क्या गाइडलाइंस हैं? सबसे पहले बोला गया है कि जो विक्रेता है, यानी जो सेलर है, बायर और सेलर की जो डेफिनेशन है, सेलर को सबसे पहले लाइसेंस होना चाहिए कि वो एसिड बेच सकता है। दूसरी चीज़, अभी ये न्यू गाइडलाइंस ये कहती हैं कि यदि आपके पास कोई भी एसेट खरीदने के लिए यदि आया है तो सबसे पहले आप उनकी गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड लेंगे, यानी कि आपको अपना आधार, पासपोर्ट जो भी है वो देना पड़ेगा। आपका नाम क्या है वो लिखा जाएगा, एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। आपने कितना क्वांटिटी ऑफ एसेट परचेज किया है वो लिखा जाएगा। आप किस पर्पस के लिए ले जा रहे हैं, आप टॉयलेट साफ कराने के लिए ले जा रहे हैं कि क्या पर्पस है, कोई मेडिसिनल यूज़ है, नॉन मेडिसिनल यूज़ है। हर 15 दिन के बाद इस रजिस्टर को जो मेंटेन किया जाता है वो वहाँ के लोकल नियरेस्ट एसडीएम कोर्ट में जाके उनको बताना पड़ता है कि मैंने जो है इतना परचेज किया था, जो बायर है मैंने इतना लीटर पेट्रोल एसिड परचेज किया था, इतने को सेल आउट किया जा चुका है। ये एक इंसान है जिसका मैं देख रहा हूँ रेगुलरली ये इस क्वांटिटी में ले रहा है। इससे क्या होगा? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलते हैं। सो एक कम से कम एक हमारे पास एस्टिमेटेड डेटा रहेगा या हमारे पास रिकॉर्ड में रहेगा कि ये इंसान एसिड खरीद चुका है। सो इस तरीके के कुछ प्रावधान है, कुछ गाइडलाइंस हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कानून है, बट ये गाइडलाइंस है, गुड गाइडलाइंस हैं जो सरकार ने पारित की थी। बट क्या ये काफी हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज आज भी एसिड अटैक के केसेस चल रहे हैं, रिपोर्टेड हो या अनरिपोर्टेड हो। लेकिन अपने प्रिवेंशन की बात करिए। अब प्रिवेंशन के ऊपर मैं आता हूँ कि अगर कहीं किसी स्टूडेंट को लगता है, ये किसी कॉमन मैन को भी लगता है कि उसको कोई ऐसा हमला कर सकता है, कहाँ जाए वो और क्या करे? अपर्णा जी, अगर हमला कर सकता है तब उसको लगता है कि किसी ने शायद ऐसा नहीं कि ये मेरे ऊपर तेजाब फेंक दे, या ये कभी कभार ऐसा होता है कि वो थ्रेट उसके सामने आता है, तो ऐसी सूरत में उसको क्या करना चाहिए, चाहे स्टूडेंट हो या कोई भी हो? नहीं, बट अगर ये तो क्या नाम बताना जरूरी होगा या कंप्लेंट करनी किस तरीके से? नहीं, ये तो ये सवाल तो अगर कोई हमला करने वाला उसमें क्या करना चाहिए, उसमें हमारी वकीलों इसकी एडवाइस तो नहीं चाहिए होगा ना। ऑब्वियसली अपने प्रोटेक्शन के लिए जो आप करेंगे आप तो करेंगे। लेकिन मैं मोर इम्पॉर्टेंट जो है, जो प्रज्ञा कह रही थी, उसमें थोड़ा बहुत हमको मुझे लगता है बात करना चाहिए। जरूर। क्योंकि ये जो एसिड जो बिक्री जो प्रज्ञा ने कहा कि जो इसका गाइडलाइंस है, और ये गाइडलाइंस ऐसा नहीं कि वो आप मतलब इसको आप लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया था। उसके बाद हर सरकार ने, हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से उसमें अडेप्ट किया है। अगर नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो है ही। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला है कि एसडीएम के पास इतना पावर दिया गया है, अगर मान लो जैसे प्रज्ञा ने बताया कि रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, रजिस्टर में सारी डिटेल्स होना चाहिए, किसको आपने कितना क्वांटिटी में भेजा, और आपने उसका आईडी कार्ड आपने रखा है कि नहीं रखा। तो आईडी कार्ड इसलिए मांगा गया ताकि हमको एड्रेस मालूम हो कि वो व्यक्ति कहाँ पे रहता है, ठीक है। और वो सब रेगुलेशन जो है, अगर मान लो उसमें कुछ किसी ने वायलेट किया है, उसके ऊपर 50,000 तक का एसडीएम के पास पावर है फाइन लगाने की। और कुछ साल पहले दिल्ली महिला आयोग के थ्रू उन्होंने कोशिश किया था पता करने के लिए,
क्योंकि हमको लग रहा था कोई एसडीएम कुछ काम नहीं कर रहे जी। हैं, और हमें उस टाइम मालूम हुआ था वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, उसमें मैं ये आंकड़े बता रही हूँ, कम से कम 7-8 साल पहले की बात है जी। आज के दिन में, और हो सकता है फिगर्स और है, लेकिन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में काफी उन्होंने फाइन इम्पोज भी किया था, कलेक्शन भी किया था, जी। एंड दे वर प्लानिंग टू पुट दैट इन द एसिड विक्टिम्स फंड, ऐसे करके कुछ उन्होंने ये भी किया एक फंड था, भी बनाया था। एक फंड भी बनाया था। तो एक एक्चुअली अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए, आपने ये सवाल किया था अगर हमला करने वाला है, उससे अच्छा मैं ये बताऊंगी, अगर आप कहीं पे देखते हैं कि एसिड की बिक्री हो रही है, आप तुरंत अपनी एसडीएम को, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि कुछ एक्शन लो जी। और हमारी उस परिस्थिति ऐसे नहीं होती कि ताकि हम अकेले खुद एक्शन ले, क्योंकि सबको अपने सेफ्टी का भी चिंता रहता है ना, जी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना। सो इम्पॉर्टेंट है उस टाइम पे, अगर आपको मालूम हुआ उसके बारे में कि इस जगह पे एसिड मिल रही है, आप अपनी लोकल एसडीएम के पास कंप्लेन जरूर कीजिए कि आप यहाँ पे एसिड मिल रही है। ये पब्लिक की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो होनी चाहिए। और मेरा एक और रिक्वेस्ट होगा इसमें, दिस कैन बी समथिंग, आप जैसे दूरदर्शन है, दूरदर्शन इतना वाइड रीच है, वहाँ पे रेगुलरली आना चाहिए कि आपकी डिस्ट्रिक्ट का एसडीएम का फ़ोन नंबर क्या हो सकता है, आप कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आजकल ऑनलाइन भी लोग बोल सकते हैं, ऑनलाइन भी लोगों के पास होना चाहिए जहाँ पे वो बोल पाए कि यहाँ पे मिल रही है। और यू सेंटर सम काइंड ऑफ, अगर कोई हेल्पलाइन आपने टोल फ्री कुछ कर दिया जहाँ पे वो कम से कम एक एसएमएस भेज पाए या व्हाट्सएप भेज पाए कि इस जगह पे एसिड मिल रही है, क्या होगा ना वहाँ पे इवन फॉर लॉ एनफोर्समेंट टू टेक एक्शन इट विल बी मच ईजियर, क्योंकि उनको नहीं पता कि कहाँ बिक रहा है, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है हाँ, कि उसको बताएं। प्रज्ञा जी, जब कानून की बात होती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि महिला पे ही हमेशा फेंका जाए, बिल्कुल। तो और देखा भी गया है पुरुषों पर भी फेंका गया है, तो क्या हमारा जो कानून है वो जेंडर न्यूट्रल है, दोनों के लिए एक ही तरीके का है या कुछ स्पेसिफिक करें? बेशक, एसिड अटैक के लिए कानून भारत में जेंडर न्यूट्रल है, जिसका मतलब है कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों के ऊपर एसिड अटैक हो सकता है। दोनों के साथ ही ये सिचुएशन लाइफ में कभी भी आ सकती है, और किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया गया है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है लॉ में। यदि किसी के साथ भी ऐसा एसिड अटैक होता है, डिस्पाइट कि आपका जेंडर क्या है, आप जो है कानूनी मदद ले सकते हैं, विक्टिम कंपनसेशन आपको मिल सकता है, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। अब आप दोनों वकील हैं, आपका तजुर्बा है, और हमेशा अदालतों ने एक अहम रोल प्ले किया है किसी भी जुर्म को रोकने में या किसी भी कानून को नाफिज करने में। मैं चाहूँगा अपर्णा जी, कुछ ऐसे अदालती फैसले जो एसिड अटैक के मामले में सामने आए और लैंडमार्क डिसीजन बने हमारे देश के लिए, वो जरूर बतानी। मुझे लगता है मैम को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें शेयर करना चाहिए। वही मैं चाह रहा हूँ कि वो भी आ जाएगा सामने। एसिड वायलेंस का एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो चेंज, जो बदलाव जो आया, वो तो कोर्ट से ही आया है। ऑफ कोर्स अलग बात है कि कानून में उसमें अमेंडमेंट भी हो गया है और कुछ सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ किया भी है, लेकिन मेन इंटरवेंशन जो था वो तो सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से ही हुई थी। तो वो केस तो है लक्ष्मी अग्रवाल जो है, जिसके उस टाइम हम तो लक्ष्मी जानते थे उसको, तो लक्ष्मी का जो केस था, उन्होंने जो पीआईएल दाखिल किया, आप उसको खुद एक विक्टिम है जिसके ऊपर एक हादसा हुआ था, तो उन्होंने पीआईएल दाखिल किया। पीआईएल में हमने काफ़ी चीज़ें मांगे थे, उसमें बेसिकली 4 चीज़ें मैं बता दूं कि एक तो कानून में बदलाव आना चाहिए, जो एसिड वायलेंस का कानून, एसिड वायलेंस को सेक्शन जो है उसको अलग होना चाहिए, क्योंकि इसलिए मैंने कहा 2013 से ये हुआ, उससे पहले एसिड अटैक का कोई सेक्शन नहीं था हमारे कानून में, वो अलग अटेम्प्ट टू मर्डर या ग्रीवस हर्ट, ये 2 कैटेगरी में उसको उसमें चार्ज होते थे। हाँ, उसमें बदलाव आना चाहिए। उस बदलाव आ गया है, मतलब वो आपका जो मुतालबा था उसको हाँ, हमने मांगा था कि ये बदलाव आना चाहिए, और दूसरा हमने कहा था कॉम्पनसेशन होना चाहिए, तीसरी बात कही थी मेडिकल ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए, और फोर्थ ये था कि एसिड की सेल बिल्कुल बैन होनी चाहिए। लेकिन ये 10 साल के बाद धीरे धीरे करके क्या हो, सबसे पहले कानून बदली 2013 में, कानून 326A 326B ये 2 सेक्शन ऐड किया गया था आईपीसी में, और उसके बाद एसिड बैन तो नहीं हुआ, रेगुलेशन हो गया, क्योंकि सरकार का ये कहना था वहाँ पे कि एसिड की इस्तेमाल हमारी रोज़ की रोज़ ज़िंदगी में बहुत होती है, तो इसको बिल्कुल बैन करना मुश्किल है, तो रेगुलेट कर सकते हैं। तो रेगुलेशन में ये आया, तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से एसिड की बिक्री होनी चाहिए, ताकि वो अगर कोई खरीदने वाला है उसको मालूम होना चाहिए कि अगर तुमने आज एसिड खरीदा है, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है कि तुमने खरीदा है। तो अगर कोई मान लो कि कोई व्यक्ति अगर आगे कुछ उसका गलत इस्तेमाल हो तो उसको पकड़े सकते हो, उसको पकड़ा जाए। लेकिन अभी तक प्रज्ञा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको कि अभी हम इसको पूरी तरह से नाफिज करने में या पूरी तरह से इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो गए हैं, और अगर ज़रूरत है तो किस चीज़ की ज़रूरत है? सर, अगर हम
हो गए होते 100% सक्सेसफुल, तो शायद एनसीआरबी का डेटा रिपोर्ट कुछ और कहता है, और ये तो डेटा रिपोर्ट वो हैं जो रिपोर्टेड केसेस हैं, अनरिपोर्टेड केसेस तो अभी भी बहुत सारे हैं। सो ग्राउंड लेवल पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। सुनने में इजी लगेगा कि केमिस्ट्री के लैब में सल्फ्यूरिक एसिड और HCl और नाइट्रिक एसिड ये सारी चीज़ें मिलती हैं, या रोज़मर्रा के चीज़ों में एसिड की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन जब आपको पता है कि इस तरीके के हेट क्राइम्स एग्जिस्ट करते हैं, एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि ये जेंडर न्यूट्रल क्राइम है, अगर हम डेटा देखेंगे आंकड़े यही कहते हैं कि महिलाओं के अगेंस्ट ये ज़्यादा हुए हैं। और रीजंस क्या हैं? बहुत सिंपल रीजंस होते हैं कि लड़की ने जो है आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने के लिए मना कर दिया, या लड़की को आप चेज कर रहे हैं कि मुझे तुमसे प्यार है, मैं शादी करना चाहता हूँ, और आपने मना कर दिया। सो अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें कि ये क्राइम्स क्या बंद हो चुके हैं, द आंसर इज नो। ये अभी भी बदस्तूर जारी हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होनी चाहिए, जैसे कि एसिड कंट्रोल बिल जो हुआ है, अभी तक वो एक्ट नहीं बन पाया है। सरकार ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स बहुत सेंसिटाइज कर रही है लोगों को। 2013 में स्पेशल एनैक्टमेंट हुआ कुछ सेक्शंस का, जैसे कि मैम ने बताया था 326A और 326B IPC, जिसमें बताया गया कि एसिड अटैक क्या होता है, और यदि एसिड अटैक की वजह से किसी की डेथ हो जाती है तब क्या पनिशमेंट का क्वांटम रहेगा। 10 साल का आपके ऊपर जो है सज़ा है और फाइन रहेगा, और इस फाइन को आप इक्वेट नहीं कर सकते हैं कंपनसेशन से। तो फाइन तो आपको देना ही पड़ेगा, पर कंपनसेशन अलग है। इसके अलावा भी 166A 166B भारतीय दंड संहिता में ऐड हुई, जिसमें बोला गया कि यदि कोई पब्लिक सर्वेंट है और वो आपके पास कोई कंप्लेंट आ रही है, कोई आपके पास एसिड अटैक सर्वाइवर आ रही हैं कंप्लेंट दाखिल करने के लिए, और आप मना कर दे रहे हैं, आप FIR नहीं रजिस्टर कर रहे हैं, तो यदि आप डिसोबे करते हैं तो ऐसे में आपके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। नॉट जस्ट दैट, 166B आया था जहां पे ये बोला गया कि यदि विक्टिम का ट्रीटमेंट आप मना कर देते हैं, नॉन ट्रीटमेंट के लिए, मतलब नॉन ट्रीटमेंट की सिचुएशन है, वो किसी भी प्राइवेट या पब्लिक अस्पताल जाती हैं अपने, या किसी म्युनिसिपल या लोकल बॉडी के जो है डिस्पेंसरी में जाती है, और वहां जाके अगर उनको मना कर दिया जाता है या बहानेबाजी की जाती है, जो कि यूजुअली होता है कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, आप यहाँ के अस्पताल में चले जाइए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सो इस तरीके के जो लॉज आए हैं वो डेफिनेटली बहुत ही इनेबलिंग है, लेकिन अभी भी बहुत जरूरी है। आप ये समझिए कि सारी परेशानी का सबब यहाँ एसिड का सेल है, तो इसलिए सोर्स पे जब तक आप कंट्रोल नहीं करेगा ये आदतन जारी रहेगा। अच्छा, यूथ में इसको लेकर के बहुत सारे सवाल होते हैं, हमेशा एक डर तो होता ही है, लेकिन मन में काफी सारे सवाल होते हैं। अब हम स्टूडेंट्स की तरफ जाएंगे और उनसे जानना चाहेंगे उनके क्या सवाल हैं एसिड अटैक के ऊपर। दोनों एक्सपर्ट्स आपके सामने हैं, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? तो माय नेम इज़ आर्ची, और मेरा क्वेश्चन मैम से ये है कि अगर मैं किसी विक्टिम को जानती हूँ जो एसिड अटैक के विक्टिम है, तो मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ, सोसाइटी के लिए भी और उनके लिए पर्सनली मेरे क्या स्टेप्स होने चाहिए? देखो, अगर आपको मालूम है कि कोई एसिड विक्टिम है, सबसे पहले आप अभी हमने कुछ बातें आपके पास सामने रखी है। सबसे पहले पता कीजिए कि उससे उनका कुछ फ़ायदा हुआ है कि नहीं, मतलब उन्होंने कंप्लेन किया है, कंप्लेन करने में उनको फ़ायदा हुआ कि नहीं। अगर कंप्लेन कर लिया और पुलिस वाले की से कोई खबर नहीं है, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनसे पूछिए उनको कॉम्पनसेशन मिली है कि नहीं, क्योंकि कॉम्पनसेशन तो मैंडेटरी उनको मिलनी चाहिए। और तीसरी, उनसे पूछिए कि मेडिकल ट्रीटमेंट उनको मिल रही है कि नहीं, ठीक है। एंड ये अगर आप उनको इतना भी हेल्प कर ले, कॉम्पनसेशन उनको मिलाने में, मिलने में, और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट करने में, अगर उसमें हेल्प करें, इट्स अ बिग हेल्प फॉर द काफी रहेगा उनके लिए, ये भी बहुत हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते। मेरा नाम साहिल है और मेरा क्वेश्चन अपर्णा मैम से है। लाइक गवर्नमेंट ने लॉ तो बनाया है कि मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, बट जो भी सर्वाइवर होता है दे गो थ्रू द ट्रॉमा ऑल्सो, सो मेंटल हेल्थ के लिए क्या फैसिलिटीज़ है? सी, मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आई थिंक मेंटल हेल्थ का हम हमेशा इग्नोर कर लेते हैं। जब मेडिकल ट्रीटमेंट जब कहा है, उसमें मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट का भी शामिल है, उसमें ये नहीं लिखा है कि आप उसको अलग से कर दीजिए। ओवरऑल ट्रीटमेंट जो सर्वाइवर को मिलनी चाहिए वो सब है, जिसमें विच इंक्लूड सर्जरी, विच इंक्लूड्स एनी अदर नीड दैट शी विल हैव, एंड ऑल्सो टू एड्रेस हर ट्रॉमा। और सारी चीज़ों की उस ट्रीटमेंट उसको मिलनी चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, पूछिए। मेरा नाम कनिष्का है, मेरा सवाल प्रज्ञा मैम से है। सो जो NGOs होते हैं वो क्या स्टेप्स या क्या हेल्प कर सकते हैं टू प्रिवेंट एसिड अटैक्स? थैंक यू। देखिए, सिविल सोसाइटी का यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, बिकॉज कभी भी ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है तो ऐसे में जो एक्टिव NGOs हैं उनसे आप इमीडिएटली हेल्प
सीख कर सकते हैं। देखिए, जिसके साथ ये घटना घटित हुई है, शायद हो सकता है उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा हो, उनकी सर्जरीज इमीडिएटली होने लगती हैं, सो हो सकता है वो इतने इमेंस ट्रॉमा में होती हैं कि वो खुद शायद डायरेक्टली नहीं सीख कर पाएँ ये हेल्प। तो उनके जो नियरेस्ट किथिन किन हैं, वो कुछ ऐसे एनजीओज़ के, अभी आप गूगल पे भी यदि डालेंगे एसिड अटैक रिलेटेड एनजीओज़ इन इंडिया, तो आपको गूगल पे ऐसे काफ़ी ऑथेंटिक वेबसाइट्स मिलेंगी जहाँ से आप हेल्पलाइन नंबर से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। द गुड थिंग इज़ कि इनके पास पूरा डेटाबेस होता है, या आपको उन लॉयर्स वगैरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ उसमें स्टेप्स हैं जो आपको, देखिए, आपको एक सरकारी वकील मुहैया कराया जाता है, जैसे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है बिकॉज इट इज़ अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, तो उसके लिए सरकारी वकील भी आपको मुहैया कराया जाता है। बट एट द सेम टाइम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आपको एक और प्रावधान दिया गया है कि ऐसी परिस्थितियों के लिए कोई भी अगर जिसके साथ ऐसी घटना घटित हुई है, वो अपना प्राइवेट वकील भी कर सकती है। क्योंकि आप ये समझिए कि जो सरकारी वकील होते हैं, शायद एक दिन में उनके पास 40-50 मैटर्स होते हैं, हो जरूरी नहीं है कि वो हर फैक्ट से इतना अक्वेंट हो, तो उनकी मदद करने के लिए क्लाइंट जो जिनके साथ जो विक्टिम है, उनके साथ ये पूरा उनको राइट मिला हुआ है कि पीपी को असिस्ट करने के लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को असिस्ट करने के लिए वो अपने प्राइवेट काउंसिल्स भी कर सकते हैं। सो ऐसे में ये एनजीओज बहुत ही हैंडी साबित हो सकती हैं, और मुझे लगता है कि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जानकारी के अभाव के बिना ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो यदि पब्लिक पोर्टल में, न्यूज़पेपर्स में, जो इस तरीके के दूरदर्शन जैसे चैनल्स हैं जिनकी अभी भी बहुत ही डीप परवेसिव रीच है, वो ऐसे में बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं। एंड कभी भी आप लोग अपने आस पड़ोस में यदि कभी भी ऐसी घटना सुनते हैं, या आपके समक्ष ये चीज़, ऐसी चीज़ होती है, आपके दरमियान कोई ऐसी चीज़ होती है, तो आप इमीडिएटली अपने नियरेस्ट एनजीओ से कांटेक्ट करिए, आप उनकी फैमिली की हेल्प करिए, बिकॉज हो सकता है कि विक्टिम उस समय हॉस्पिटल में हो, वो नहीं कर पा रहा हो, और आप ऐसे में उनकी मदद कर सकते हैं एज अ थर्ड पर्सन भी। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मेरा नाम मीनल है और मेरा क्वेश्चन आप दोनों से ही है, क्योंकि आप दोनों ही लॉयर्स हैं। तो जब आप ऐसे केसेस से डील करती हैं, तो आपके सामने सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं? बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि आपने बहुत डील किया है मैम इस तरह के केसेस को। हाँ, दोनों एक्सपीरियंस हम दोनों का शायद लगभग एक ही होगा। सबसे बड़ा हर्डल जो हमारी केसेस में होती है, द डिले, क्योंकि तो हम जो कोई भी विक्टिम जाते हैं, उनको चाहते हैं कि तुरंत हमको कोई रिलीफ मिल जाए, लेकिन हमारी सिस्टम में डिले बहुत होती है ना, बहुत टाइम लगती है। तो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। और एक और है कि वो कितनी, जब डिले जब इतनी होती है, उसका जो कॉन्फिडेंस है और उसका जो ऑप्टिमिज्म, हौसला जो बोलते हैं ना, फॉर हर टू कीप सस्टेन दैट, मतलब जितना देर तक केस है तब तक वो उसका हौसला रखे, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि हम वकील हैं, हम तो उनको कोर्ट में मिलते हैं, और हमारा सीमा वही रहती है कि हम लोग कोर्ट में उनसे बात करें। लेकिन ऐसे वाले केसेस में क्या होता है कि हम वकील कम और मेंटोर और थेरेपिस्ट ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमको रेगुलरली उनके साथ बातचीत करना पड़ता है, उनको आश्वासन देना पड़ता है, उनको एक होप जो है उसको हमको ये उनको बोलना पड़ता है कि ये आपको देर है, लेकिन आपको ये मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। तो ये दिस आर द बिगेस्ट चैलेंजेस। और तीसरी चैलेंज जो पहले होती थी, जो एसिड वायलेंस, क्योंकि अलग से डिफाइन नहीं था स्पेशली, और वो इसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करना पड़ता था कोर्ट में ये बताने के लिए कि इसमें सज़ा ज़्यादा होना चाहिए। आज के दिन में वो थोड़ा कम हो गया है, बिकॉज उसमें मिनिमम सेंटेंस जब 10 साल का हो गया ना, तो ऑब्वियसली थोड़ा कम हो गया वो जो स्ट्रगल कम हो गया। इमीडिएट रिलीफ की बात करी, तो कहीं कोई इमीडिएट रिलीफ है ऐसे मामले में या नहीं है अभी तक? इमीडिएट रिलीफ तो वही कॉम्पनसेशन का है जो पहले नहीं था। कॉम्पनसेशन के लिए उनको इतनी ज़्यादा पेपर वर्क होती थी, आज के दिन में उनको सिर्फ FIR, अगर FIR में लिखा हुआ है कि एसिड वायलेंस है, 15 दिन के अंदर उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। कितना कॉम्पनसेशन होता है? 1 लाख to 3 लाख से कॉम्पनसेशन है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसका जो 1 लाख है, उसको बोला है 15 दिन के अंदर मिलना चाहिए। अगले जी आप कुछ ऐड करना चाहती हैं प्रज्ञा जी? स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी ये है कि कभी कभी ये होता है, जैसे अभी मेरे एक पर्सनल केस था जिसमें मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर के साथ काम कर रही थी। उनका मैटर ट्रायल कोर्ट में एटलीस्ट 3 से 4 साल से चल रहा था, और जो जिसने ये अटैक किया था वो जेल में था, तिहाड़ जेल में बंद था, बट समहाउ उनके घर में कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो पैरोल पे बाहर आए। बाहर आने के बाद इस इंसान की ऑडेसिटी थी कि उन्होंने इसके घर के आसपास 2-3 बार चक्कर लगाया। सो इमेजिन द अमाउंट ऑफ ट्रॉमा उस इंसान के साथ, जिसके साथ जो कॉन्स्टेंटली फियर में जी रहा है, जिसको पता है कि अभी भी मैटर चल रहा है, मेरा कोई भी दिन आखिरी दिन हो सकता है। इस तरीके के भी थ्रेट्स बहुत होते हैं। तो ये, और चूंकि हम इंसान हैं, एट द एंड ऑफ द डे हम लॉयर्स हैं, लेकिन हमारे साथ
जो भी आता है वो परेशानी के लिए आता है, तो कभी कभी बड़ी छटपटाहट होती है कि स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी की वजह से अगर हम मदद भी करना चाहें तब भी बहुत डिले होता है, जो मुझे लगता है एक पर्सनल मेरे लिए परेशानी का सबब वो है। डिले नहीं होना चाहिए। और क्या आपको लगता है कि सजा का प्रावधान और ज़्यादा सख्त होना चाहिए इस मामले में? बेहद बेहद सख्त होना चाहिए। मुझे लगता है सर सबसे पहले अरेस्ट होना बहुत जरूरी है ऐसे में, अदरवाइज वो इंसान अभी भी थ्रेट, जिसने अपना काम अधूरा छोड़ा है वो आगे पूरी कोशिश कर सकता है उस इंसान को मारने की, तो ऐसे में उस इंसान की जान को खतरा है। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो उस इंसान को जेल में जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। जब वो इंश्योर हो जाए कि वो इमीडिएट थ्रेट है वो चला गया है, सबसे बड़ी परेशानी यहाँ ये होती है कि मुझे ऐसा लगता है 3 लाख का कंपनसेशन कुछ भी नहीं है, ये एनहांसमेंट होना चाहिए, क्योंकि इतनी मल्टीपल सर्जरीज होती है। मेरी एक बहुत नियरेस्ट दोस्त हैं जिनके साथ ये चीज हुई थी, मुझे लगता है उनकी जेब से कुछ नहीं तो कम से कम 17 से 18 लाख रुपए जा चुके हैं। तो ऐसे में 3 लाख रुपए क्या है? बहुत लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। इस लिमिट को भी बढ़ाना पड़ेगा। बेशक, आज के इस समय में जहां इतना खर्चा है उसके अंदर ये जो कंपनसेशन की जो रकम है उसको भी बढ़ाना चाहिए। और सर वो 3 लाख रुपए रिस्क के मिलते हैं किसी इंसान को, इतना कानूनी कार्यवाही कि वो एडिशनल ट्रॉमा है कि उसमें इतना पेपर वर्क आपको करना पड़ता है कि आपको लगता है भीख मांग रहे हैं। सो आप समझिए कि मल्टीपल लेवल पे उस इंसान के डिप्रेशन जो है बढ़ने लगता है और वो बढ़ना नहीं चाहिए। जी। और आज की इस प्रोग्राम की जो हमारी एक मेहनत थी वो यही थी कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो ये जान सकें कि ऐसी सूरत हाल में आपके लिए क्या कानून है, आप अवेयर रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि जितना आपके पास जानकारी होगी, आपको पता होगा, उतना आप उसका समाधान ढूंढ सकेंगे। और कानून आपके लिए है, आपके लिए पूरी तैयारी है, आप उससे अवेयर रहें। आज की हमारी इस कोशिश में उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे। मैं अपने दोनों मेहमानों का और तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने आज की इस पेशकश में पार्टिसिपेट किया, आपने सवाल पूछे, वो भी शामिल हमने किए। और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनसे भी मेरा कहना है कि आप भी अपने राय मशवरे ईमेल के ज़रिए हमें भेज सकते हैं। आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करते हैं और छोड़े जाते हैं आपको कानून से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात के साथ। तब तक के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। जानवरों पर जुल्म की रोकथाम एक्ट के दरमियान सजा का तयन किया गया है। अगर आप किसी जानवर को मारते हैं, लात मारते हैं, तशद्दुद करते हैं या जानवर को भूखा मारते हैं या उसे ज़ेर करते हैं तो इसके लिए 10 रुपए से 50 रुपए तक का जुर्माना किया गया है। हुकूमत ने इस पुराने एक्ट का मुसव्वदा तैयार किया है जिसमें 75,000 रुपए तक जुर्माना तजवीज़ किया गया है, जिसमें जानवरों की कीमत का 3 गुना या 5 साल की सज़ा या फिर दोनों सज़ा के ज़ुमरे में आएंगे।